नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में बात करेंगे एक बार फिर ट्रंप टैरिफ की, क्योंकि एक बार फिर ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कुछ नई बातें सामने रखी हैं। लेकिन आपदा में अवसर तलाशने वाली जो भारत की सरकार है, क्या वो इस बार भी ट्रंप के टैरिफ में आपदा ढूंढे या उस आपदा में अवसर ढूंढे? और आखिर बार-बार भारत को ट्रंप क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या वजह है? और इसके बाद जब ये हालात पैदा हो गए हैं, तो क्या भारत को अब नए बाजार की तरफ देखना होगा, नए बाजार को विकसित करना होगा? आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसे कैसे इसमें पूरा किया जा सकता है, इन सभी को लेकर आज हम बात करेंगे कि ट्रंप का जो टैरिफ है आपदा में अवसर को किस तरह से बदल सकता है, क्या इसके समाधान हो सकते हैं, भारत पर इसका कितना असर है भी, नहीं है तो कितना है, कितने लंबे समय तक रहेगा और क्या उपाय हो सकते हैं। इन सभी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर करुड़ी सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आर्थिक मामलों के जानकार जयसिंह कोठारी जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। और साथ ही राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता अजय अग्रवाल जी हमारे साथ इस चर्चा में थोड़ी देर में शामिल होंगे। सबसे पहले करोड़ी सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, बार-बार ट्रंप और टैरिफ को लेकर बातें तो वो करते हैं। अब उनकी जो बातें हैं उनको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि देखिए, मार्केट पर तो इसका असर पड़ता है। कुछ हद तक, कुछ दिनों तक हमारे बाजार पर भी इसका असर पड़ता है। आयात-निर्यात पर भी असर पड़ता है, रोज़गारों पर असर पड़ता है, लंबे असर भी पड़ते हैं। लेकिन अब जब बार-बार ये चीज़ें हो रही हैं, आपको क्या लगता है, इस आपदा में नए अवसर तलाशने के लिए इसे मौका एक समझा जाए या कुछ और? देखिए प्रभात जी, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि ट्रंप की जनरल पॉलिसी और धारणा क्या है? वो अमेरिका को एक्सेप्शनल के रूप में मान के चलते हैं। अमेरिका को फिर से वो कह रहे हैं कि मैं स्वर्णिम युग लाऊँगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके 2 उन्होंने स्तंभ हैं। एक तो टैरिफ है, ट्रेड जिसको कह रहे हैं, और दूसरा है इमिग्रेशन का इश्यूज़। और दोनों पे ही वो पूरी दुनिया पे टफ है, लेकिन भारत पे विशेष मेहरबानी क्यों है, भारत पे ज्यादा टफ क्यों है, ये चिंता की बात है। ये नहीं है कि ट्रंप का एटीट्यूड क्या है, क्योंकि वो हर नेता होता है, रहनुमा होता है, वो अपने देश को महान बनाना चाहता है, कोई भी हो, किसी का भी। लेकिन अब ट्रंप ने जो यूएन जनरल असेंबली में भाषण दिया, उसमें फिर वही भारत को टारगेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, मैंने 7 जगह युद्ध को रोका, उसमें भारत और पाकिस्तान वाला बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत नुकसान हो रहा था दोनों का। फिर से वो वहाँ जनरल असेंबली में रिपीट किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि चीन भारत पे टैरिफ लगाना चाहिए, क्योंकि जो यूक्रेन का वार है उसको भारत और चीन फाइनेंस कर रहे हैं, क्योंकि रशिया से वो तेल ले रहे हैं, इसलिए हो रहा है। तो उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में भी शुरू-शुरू में तो अच्छी बातें की कि आप बहुत अच्छे लीडर हो, सब यहाँ इकट्ठे हुए हो, अपने-अपने देश को महान बनाना चाहते हो, डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने। लेकिन बाद में जो कुछ कहा, वो थोड़ा-सा अच्छा टेस्ट नहीं था उनका। और ज़ेलेंस्की को यहाँ तक कहा कि उन्होंने आप जो रशिया ने ज़मीन ले ली है, वो आप ले सकते हैं, और हम अब जो अमेरिका सपोर्ट करेगा यूरोपियन कंट्रीज को, नेटो को, और नेटो हथियार खरीदे, वो आपको बेचे या कहीं भी दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ट्रंप है, वो जेलेंस्की को, यूक्रेन को डायरेक्ट नहीं देगा, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन से उन्होंने नेटो को ये कह दिया कि नेटो के देश हैं, वो 5% अपनी जीडीपी का हथियारों पे या सेना पे खर्च करें। पहले 2% की सीलिंग थी, अब 5% कर दिया लिमिट। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप बार बार भारत को टारगेट कर रहे हैं, और अभी उन्होंने एक और किया है, क्योंकि भारत से फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बहुत जाती थी अमेरिका में, और उसको टैरिफ से अलग रखा था। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि जो दवाइयां आती हैं उन पे 100% टैरिफ लगाएंगे, जो ब्रांडेड है या पेटेंटेड है उन पे लगेंगे। और अगर कोई अमेरिका में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बिल्डिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, उस पे वो टैरिफ नहीं लगेगा। वहां फैक्ट्री चल रही है, वो जरूरी नहीं है। अगर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, अगर किसी ने अपने वहां फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का, उस पे वो टैरिफ नहीं लगाऊंगा। तो या तो भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वो अमेरिका में जाके अपना काम शुरू करें, क्या उसके वो अलाउ करेंगे अमेरिका में? जिस तरह का उनका एंटी इंडिया एटीट्यूड है, तो वो अपॉर्चुनिटी तो मुझे नहीं लगता रूल आउट है। जी। अब भारत के लिए क्या हो सकता है, भारत क्या कर सकता है? भारत ने, देखिए, हमारे 2 मंत्री उस समय वही हैं, विदेश मंत्री वही हैं, और हमारे व्यापार वाणिज्य मंत्री वही हैं।
वाणिज्य मंत्री व्यापार की बात कर रहे हैं और विदेश मंत्री भी अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का किस तरीके से क्या किया जाए इसको लेके वो अपनी कूटनीतिक बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या कन्विंस कर पाएंगे? तो एक तो मुझे लगता है कि हमारे लेवल पे कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम रही है। प्रॉब्लम किस रूप में रही है? अमेरिका का प्रजातंत्र है, वहां लॉबिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, प्रेशर ग्रुप्स है। तो हमारा लॉबिंग, हर देश अपने अपने लॉबिंग कंपनी हायर कर रखी है अमेरिका में, जो उनके फेवर में लॉबिंग करते हैं। पाकिस्तान ने भी कर रखी है, भारत ने भी कर रखी है, दूसरे देशों ने भी कर रखी है, चीन ने भी कर रखी है। तो इसलिए भारत ने को ऐसा एहसास हुआ कि ट्रंप का जो एटीट्यूड हुआ, तो हमारी लॉबिंग कंपनी थी वो इफेक्टिव नहीं थी, तो 2 कंपनी और हायर किए हैं, एक अप्रैल में की और एक अभी अगस्त में हायर किए हैं। और उनके थ्रू जो मिलर है, एक जो अप्रैल में हायर की थी उसके जेसन मिलर, वो ट्रंप के पहले पिछले टर्म में बहुत नजदीक रहे हुए हैं, तो वो व्हाइट हाउस भी गए हैं, वो मिले भी हैं। लेकिन अभी क्योंकि 11th आवर पे किसी भी कूटनीतिक तरीके से किसी को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। शुरू से मैनेज करते इफेक्टिव कंपनी होती लॉबिंग में, तो शायद इतना एंटी इंडिया एटीट्यूड नहीं होता, क्योंकि ट्रंप को या जो डिसीजन मेकर है उनको एक भारत के बारे में परसेप्शन सही दे देते, तो भारत के बारे में एक सही परसेप्शन फीड नहीं हुआ है डिसीजन मेकर्स को, और विशेष रूप से ट्रंप को। जी, तो उसका असर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। जी, जी हमारे साथ कोठारी जी भी जुड़े हुए हैं। कोठारी जी देखिए, अगर हम दवा निर्यात की बात करें तो भारत से पिछले साल 2024 में 31,500 करोड़ का दवा का निर्यात हुआ था, और 2025 की बात करें, अभी तो खत्म होना बाकी है, लेकिन सिर्फ 6 महीनों की बात करें, शुरू की छमाही में भी 32,500 करोड़ का वहां पर दवा का निर्यात हुआ था। तो उम्मीद की जा सकती है कि पूरे साल में तो और भी ज्यादा होता, लेकिन अब जाकर आपको लग रहा है कि इस तरह के हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे, पहले से ज्यादा बेहतर कर पाएंगे? कितना नुकसान आपको लग रहा है इस ट्रम्प टैरिफ का फार्मा इंडस्ट्री पर, जो 100% टैरिफ लगाया उसका? नहीं नहीं, नुकसान तो खैर है ही, नुकसान की तो सोचने की बात ही नहीं है। जब ये मान लीजिए कि 10 रुपए की चीज पे 10 रुपए आपको टैक्स वहां पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो नेचुरली वहां की या तो दवाइयों को महंगा करो। तो ऑलरेडी ट्रम्प इससे पहले, महीने भर पहले, वहां की दवा कंपनियों को कह चुके हैं कि आपकी प्राइसेस को आप कम कीजिए। जो दूसरे कंट्री में वहां की जो प्राइसेज है और वहां की प्राइसेज में 3 से 4 गुना का फर्क है। तो ऑलरेडी एक प्रेशर उन्होंने पहले बिल्टअप कर दिया, और अब इंडियन कंपनियों पे 100% टैरिफ लगाया है। तो नेचुरली हम ये मान के चलते हैं कि अमेरिका का जो बाजार है वो प्रीमियम मार्केट है एक्सपोर्टर के लिए, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्टर हो चाहे दवा का एक्सपोर्टर हो। सबसे ज्यादा प्रीमियम, सबसे ज्यादा वैल्यू उसको अमेरिका में मिलती है। तो जिस प्रकार हमारे यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, ये मान लीजिए ट्रम्प का जो डिसीजन है वो आत्मनिर्भर अमेरिका की पहल है कि हमारी यही फैक्ट्रियां लगे, हमारे यही लोगों का रोजगार मिले। जो H1B वीजा का उन्होंने फीस बढ़ाई है, उसका पर्पज भी यही है कि यहाँ के लोगों को हम स्किल डेवलपमेंट करें। तो वो उनके कंट्री के हिसाब से देखें तो वो पॉजिटिव है, लेकिन हमारे लिए नेगेटिव इसलिए कि ये सब के सब चीजें हैं, हम इस पे डिपेंडेंट थे। हमने कोई ऐसा पिछले सालों में ऐसा कोई मिराकल नहीं किया कि जिससे हम अमेरिका को डरा सके। जैसे चाइना है, चाइना ने वो रेयर अर्थ में उसको डरा दिया। हमारे पास ऐसी कोई चीज हमने पैदा नहीं की जिससे हम डरा सकें। तो वो एक हमारा माइनस पॉइंट है। ये सरकारों को सोचने की बात है कि जो व्यवस्था चल रही है उसके चलते चलते आपको ऐसा काम करना चाहिए जो आने वाले समय में डॉलर कमाने की कैपेबिलिटी उसकी बढ़े और बढ़ती चली जाए। जो देश इसमें ग्लोबलाइजेशन में जो देश डॉलर कमाना जानता है वो इसमें सक्सेसफुल कंट्री रहता है। तो ये सब, ये मान लीजिए डॉलर की माया है। जो कंट्री डॉलर कमाना आगे जानेगा वो एक अलग कंट्री होगा, जो नहीं कमाना जाएगा उसकी कैटेगरी अलग हो जाएगी। तो हम उस कैटेगरी में शिफ्ट होने की तरह पे है। तो इसलिए इसकी तगड़ी, ये कह लीजिए मार आज जो शेयर बाजार ने दिखाई है 750 पॉइंट की जो गिरावट है और फार्मा कंपनियों के शेयर टूटे हैं, वो मेरे ख्याल से मानना है कि अगले अभी एक क्वार्टर तक उसमें ये प्रेशर चालू रहेगा। और अक्टूबर से दिसंबर की जो क्वार्टर की जो वर्किंग आएगी उसके बाद में धीरे धीरे बाजार सेटल होगा। तब तक ये 4-6 महीने का दौर है वो पेनफुल पीरियड बना रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, करोड़ी सिंह जी, एक बात तो सही कही जय कोठारी साहब ने कि मार्केट की जो मोनोपोली है
वो हमें एक नई डेवलप करनी होगी ताकि हम दबाव बना सकें। रेयर अर्थ को लेकर चाइना अपना दबाव बनाता है। भारत को भी ऐसी संभावनाएँ तलाशी जानी चाहिए ताकि वो एक मोनोपोली अपनी क्रिएट करता हुआ कहीं दबाव बना सके। ख़ैर, लेकिन इस बीच क्या लगता है, देखिए फिर जिस तरह से शुरुआत की है ट्रम्प टैरिफ, ऐसा नहीं है कि इसी सेक्टर पर, फार्मा सेक्टर, उससे पहले भी अलग-अलग सेक्टरों पर ट्रम्प की तरफ से लगाया गया है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में कुछ और भी सेक्टर ऐसे हो सकते हैं जिन पर ट्रम्प टैरिफ की मार वापस लगाएँ? देखिए, निश्चित रूप से ट्रंप का अभी सबसे बड़ा जो प्रयास है वो ये है कि जो ट्रेड डील होगा भारत और अमेरिका के, बहुत ही एडवांस स्टेज पे चल रहा है, होपफुल है, हमारे वाणिज्य मंत्री भी होपफुल है कि हो जाएगा जल्दी। तो उसमें जो अमेरिकन एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके लिए भारत का मार्केट उनको चाहिए और उसके लिए वो जितना दबाव बना सकते हैं बनाएंगे। उन्होंने अभी भी कहा है कि देखिए, मुझे जो टैरिफ से पैसा मिल रहा है वो अमेरिका के किसानों को की तरफ मैं ट्रांसफर करूंगा कि अमेरिका का किसान और मजबूत हो। और अगर भारत का मार्केट मिल जाता है उनको तो अमेरिका से एग्रो प्रोडक्ट्स यहाँ आएंगे जो यहाँ के किसानों पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, क्योंकि उधर तो सब्सिडी बहुत दे रहे हैं, हमारे यहाँ सब्सिडी किसानों के लिए कट हो रही है, तो यहाँ वाले किसान compete नहीं कर पाएंगे उनसे। तो वो उसके लिए दबाव वो हर हालत में बनाएंगे, किसी भी रूप में कुछ भी हो, अमेरिका के किसान को भारत का मार्केट चाहिए, ये क्लियर कट है उनके दिमाग में। अब आगे देखिए, जैसे जय सिंह जी ने कहा कि भारत की नीति चाइना की तरह से एग्रेसिव एक्सपोर्ट वाली नहीं रही है, भारत हमेशा इंट्रोवर्ट रहा है। और आज भी भारत की कूटनीति यह है कि दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं करे, कॉन्फ्लिक्ट में भारत रोल प्ले नहीं कर रहा है, चाहे वो इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट हो, यूक्रेन वाला हो, भारत कोई प्रपोजल लेके नहीं जा रहा, केवल साधारण जो कूटनीतिक बात होती है वही कह रहा है। भारत की नीति है कि भारत के एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित हो, क्योंकि यहाँ की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उसको एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, उस भारत का आर्थिक विकास चाहिए। और एनर्जी और आर्थिक विकास के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भारत एडवांस नहीं है, चीन कहीं बहुत एडवांस हो गया है। तो भारत उसके लिए, भारत की कूटनीति है कि किस तरह से भारत को जो इंटरनल मामला है उसको मजबूत किया जाए, उसके बाद भारत एग्रेसिव कूटनीति अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चल सकता है। तो अभी भी भारत की नीति है वो इंट्रोवर्ट है, और वो इंट्रोवर्ट में एग्रेसिवली रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है भारत, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे ग्लोबल सिचुएशन हो। तो ये भारत के साथ है कि भारत पहले अपने आप को मजबूत करना चाहता है, तो उसके लिए रेटोरिक तो बहुत दिए हैं हमने, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत को एक्सपोर्ट करेगा उसकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ग्राउंड पे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है। एक डिजिटलाइजेशन में भारत की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उससे आगे भारत बहुत कुछ नहीं कर पाया। अभी हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, अपने यहाँ का मार्केट बहुत है, हम उसमें भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ के मार्केट को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। जो टैरिफ का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो हमारे इंटरनल मार्केट में भी किस तरह से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसके साथ साथ दूसरे कंट्रीज हैं जो अफ्रीका में है या लैटिन अमेरिका में है, क्यों हमारे विदेश मंत्री जो लैटिन अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का संगठन है, उसमें आज मीटिंग भी थी उनकी। तो इस तरीके से भारत ये चाहता है कि अमेरिका से बाहर भी हम कुछ मार्केट एक्सप्लोर करें, जितना भी भारत का एक्सपोर्ट है वो उनमें एक्सपोर्ट हो, और इंटरनल मार्केट भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि ट्रंप अभी और टफ होगा, अभी तक भी कन्विंस नहीं है, वो भारत को पे हर तरीके से दबाव बनाना चाहता है। और दबाव इसलिए बनाना चाहता है कि भारत को वो चीन के कंटेनमेंट के लिए यूज करना चाहता था, भारत उसके लिए यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो ग्लोबल मिशन है उसमें भारत इंस्ट्रूमेंट नहीं बन रहा है। इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ भी जा रहे हैं, वो बांग्लादेश भी अमेरिका का जहाज पहुंच गया, तो भारत को चारों तरफ से घेरने की वो कोशिश कर रहे हैं। और कुवैत में भी शायद नहीं आए, हमारे विदेश मंत्री वहां गए हुए हैं और कुवैत उन्हीं का ही बनाया हुआ है, लेकिन कुवैत में शायद वो नहीं आएंगे। एपेक की मीटिंग में वो जा रहे हैं साउथ कोरिया, और उसके बाद आसियान की मीटिंग में भी वो जा सकते हैं, लेकिन कुवैत में आने की संभावना कम है। हमारे विदेश मंत्री वहां है, वो प्रयास कर रहे हैं कि कुवैत में आए, क्योंकि कुवैत में तो 4 ही देश हैं और चारों के अध्यक्ष नहीं आते, तो कुवैत की भी मीटिंग मीनिंगलेस हो जाती है, और भारत होस्ट है। तो प्रयास तो भारत कर रहा है, लेकिन भारत की उतनी जो कैपेसिटी होनी चाहिए जो चाइना की और अमेरिका की है उतनी नहीं है। तो हमें बहुत ही विजडम से काम लेना चाहिए, क्योंकि कन्फ्रंटेशन में आके भी भारत बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर सकता।
तो भारत जी। डिप्लोमेटिकली किस तरीके से कर सकता है, जो लॉबिंग वाला कंपोनेंट है उसको हमें और रिवाम्प करना चाहिए। जी प्रभात जी। आपने वैसे ये बात सही कही कि जो आत्मनिर्भर भारत या चिप से शिप तक बनाने की बात जैसा वागड़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे ऊर्जा के एनर्जी सेक्टर की हम बात करें कि हम बिजली की जो उपलब्धता है या ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं एनर्जी सेक्टर को काम करने वाले, जो रॉ मटेरियल होता है, उसके लिए आत्मनिर्भर हम नहीं है, उसके लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं। खैर मैं कोठारी साहब के पास लौटना चाहूँगा। कोठारी साहब, अब देखिए जो हो रहा है उस पर रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर भारत अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर रहा है, 2-2 मंत्री अभी फिलहाल विदेश यात्रा पर हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो आर्थिक नुकसान अभी फिलहाल होगा, आने वाले दिनों में जो हो रहा है, उससे बचने के लिए किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत आपको भारत सरकार की तरफ से महसूस होती है? नहीं, उससे बचने का देखो सरकार का रोल इसमें सही पूछो तो बहुत कम है। ये तो पर्टिकुलरली इंडस्ट्री पे अटैक है, बिज़नेस सिस्टम पे अटैक है कि अब तक आपने जो हमारे यहाँ से खूब कमाया उसको हमको वापस दीजिए। तो इसमें सरकार उनको सपोर्ट कर सकती है, उनको सस्ता लोन दे सकती है। इस तरह एक्सपोर्टर को और सहायता दे सकती है। लेकिन इसके अलावा उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना या उनकी जो लड़ने की पावर है, उसको बढ़ाना सरकार के बस में नहीं है। वो हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ है, यहाँ की लेबर लॉ देख लीजिए, यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, सब सिस्टम है, सब ये मान लीजिए कि सब जगह घपला और वो घोटाले की चहल-पहल है। कहीं पे भी इंडस्ट्री को या प्रमोट करने की भावना किसी के में भी नहीं है। ये हम बातें ही बातें कागज़ों पे करते हैं, इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, ये हो गया, ये हो जाएगा। लेकिन धरातल पे देखें तो ये मान लीजिए उसका 10-15% भी वर्चुअल हमको वो रिजल्ट नज़र नहीं आता। तो केवल हम क्या है वो भाषण में भविष्य ढूँढते हैं, उसकी जगह क्या है पॉलिटिकल रियलिटी और इकोनॉमिक रियलिटी। अब ये नया दौर है, इसमें इकोनॉमिक रियलिटी क्या है, उस पे सरकार को मंथन करना चाहिए, उस हिसाब से पॉलिसी बनना चाहिए, कॉर्पोरेट जगत को साथ ले और मैंने पहले भी कहा था कि इसका एकमात्र उपाय ये है कि हम 5 साल तक हमारे यहाँ जो युवक है, उनको स्किल वर्क फोर्स चाहे वो साला बागवानी करके, ड्राइवरी करके, खाना बनाने का काम जाने, सब जाने, उसको एक लाखों की संख्या में एक्सपोर्ट करें या दूसरे मार्केट में कंट्री में भेजें और उससे डॉलर कमाएँ। यही एकमात्र तरीका है जो आने वाले समय में बाकी ये तो अब हमारे से दूसरे कॉम्पिटिटिव 5 कंट्री और हैं, जो हमसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। हम उनका क्या बिगाड़ लेंगे, उसमें अमेरिका क्या कर लेगा। तो कई चुनौतियां हैं ग्लोबलाइजेशन को कहते हैं एडवर्सरी ट्रेड रिलेशनशिप। तो हम इस एडवर्सरी ट्रेड रिलेशनशिप क्या होती है उसके चक्कर में हम फंसे हैं। अभी तो आपको ये सब हो गया तो आपको महीने 2 महीने 3 महीने बाद में आपको ये डॉलर की के कंपैरिजन में रुपया तगड़ा वीक होगा। वो वीक होते ही आपका जो एनर्जी का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो इसकी मल्टीपल प्रॉब्लम है इसमें, एक विशियस साइकिल है। तो अल्टीमेटली आपको डॉलर कमाने का फॉर्मूला ही निकालना पड़ेगा और वो इंडिया में जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वो ही एक ऐसी चीज है जिसको हम लार्ज स्केल पे स्किल डेवलपमेंट करके 5 साल में सोसाइटी को इस काम पे लगाएं, वो ही रिजल्ट देगी। सरकारी संस्थाएं इसमें रिजल्ट नहीं देगी और 5 साल में ऐसा करें कि हम हर साल 10 लाख वर्कर, 20 लाख वर्कर दूसरे कंट्रीज में भेजेंगे और वो कमा के लाएंगे, वो डॉलर कमा के लाके देश की आगे बढ़ाएंगे। ये एक मात्र रास्ता जो मेरे समझ में आता है। जी, बिल्कुल, डॉलर की जो अपने पास यहाँ पर हमारी जो पूँजी है, विदेशी जो मुद्रा है, उसका भंडार हमको बढ़ाना होगा। करोड़ी सिंह जी, देखिए, जो खपत हो रही है फ़ार्मा इंडस्ट्री की, उसको खपाना तो ज़रूरी है, वरना देखिए, जो सामान बना है, जो दवाइयाँ बनी हैं, वेस्ट हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं, उनकी हर एक की एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होती है उसके बाद। तो ऐसे में आपको अब अगर मान लीजिए आने वाले दिनों में ये कारगर नहीं हो पाता है, जो टैरिफ को लेकर हमारी जो कोशिश है वो कारगर नहीं हो पाती हैं, तो आपको दुनिया में ऐसे और कौन-कौन से मार्केट, कौन-कौन से देशों के मार्केट नज़र आते हैं, जिनकी तरफ भारत को रुख करना चाहिए ताकि जो जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है फार्मा इंडस्ट्री का, वो खपत हो सके। चाहे हम किसी डॉलर की जगह किसी या फिर हम जिससे ऐसी डील करें, ऐसे किसी देश से डील करें जो डॉलर में हमसे निर्यात का जो सौदा है वो कर सके। आपको और कौन से देश हैं और कौन-कौन से ऐसे पैसिफिक नज़र आते हैं जिन पर हमको नज़र रखनी चाहिए? वो एशियन देखिए, एशियन रीजन में है। जी, एशियन रीजन में जो डेवलपिंग कंट्री है, इंडोनेशिया ले लीजिए, आप थाईलैंड ले लीजिए, वियतनाम। अब डेवलप कंट्री से हम हमारा पीछा छुड़ाएँ और डेवलपिंग कंट्री को हमारा टारगेट बनाएँ। क्योंकि जी, पॉपुलेशन वहाँ है, जी, करोड़ सिंह जी, आपको पॉपुलेशन क्या लगता वहाँ है? है।
हाँ, जी, देखिए जय सिंह जी ने एक भारत के लिए दुष्चक्र बताया और जी। उस दुष्चक्र से निकलने का एक पॉइंट भी बता दिया कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स को हम सही तरीके से कल्टीवेट करके, जो बहुत बड़ा एसेट है भारत के लिए, भारत उस दुष्चक्र से निकलने का प्रयास कर ये सकता है। चक्रव्यूह की तरह है, ये लेकिन अर्जुन को पता होना चाहिए कि इसमें किधर से निकलना है। हाँ, तो वो तो जय सिंह जी का सुझाव सही है जी, और मुझे लगता है कि जो पॉलिसी प्लानर हैं, वो ऐसी चीज़ों पे सोच रहे होंगे डेफ़िनेटली। लेकिन आपने जो फार्मा इंडस्ट्री को कहा, भारत की फार्मा इंडस्ट्री जेम्स एंड ज्वेलरी का जो धंधा करने वाले हैं वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल है, वो बहुत सा बाहर से आता है। लेकिन फिर भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो जैसे जय सिंह जी ने बताया इंडोनेशिया है या जो भी है जो बहुत ही मिड लेवल के देश हैं उनमें काफी स्कोप हो सकता है क्योंकि वहां की इंडस्ट्री जो मेडिकल और हेल्थ वाला सेक्टर है इतना वेल डेवलप्ड नहीं है तो वहां काफी स्कोप है उसके लिए पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए लेकिन अब समस्या यह आएगी जिस समय हम ये काम करना चाहते हैं उस समय ये आएगी कि हर देश अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहेगा अब वो बाहर से जो भी आएगा उस पर टैरिफ लगाएगा इंडिया अगर दूसरे देश में भी भेजता है अमेरिका को छोड़ के तो दूसरे देश भी चाहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री को यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको चैलेंज नहीं होना चाहिए तो वो जो इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वहां जाएंगे तो उनपे वो भी टैरिफ लगाएंगे तो क्या हम उसको ओपनली एक्सेप्ट कर लेंगे उनके टैरिफ को क्यों वहां क्या टैरिफ होगा अभी कह नहीं सकते जैसे चाइना ने क्या किया अफ्रीका के कंट्रीज को एक कंट्री को छोड़ के जिसने ताइवान को मान्यता दे रखी है बाकी 53 कंट्रीज को बिना किसी टैरिफ के चाइना में से व्यापार करने के लिए अलाउ कर दिया है तो भारत क्या ऐसा उनको करेगा कि हम आपको इंडिया का मार्केट देते हैं छोटे छोटे कंट्रीज को और आपका मार्केट हमें दो तो इस तरह का एक नेगोशिएटिंग स्किल के थ्रू हम कर सकते हैं तो लेकिन वो उसमें भी चाइना कंपटीशन में है या दूसरे देश कंपटीशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में चाइना उतना कंपिटिटिव नहीं है भारत के साथ लेकिन फार्मा इंडस्ट्रीज को तो हम बचा सकते हैं लेकिन ओवरऑल इंडिया को बचाने के लिए हमें दूसरे जगह लेटिन अमेरिका है अफ्रीका है या दूसरे हमारे देश हैं जैसे ब्राजील है इनके साथ हमें कोलेबोरेशन बढ़ाना चाहिए और वही एक रास्ता है क्योंकि ट्रंप अभी नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि वो कहीं लिबरल होंगे तो हमारा लॉबिंग तो चल रहा है लेकिन उनको जिस तरह से फीड कर दिया है इंडिया के बारे में उनका जो दृष्टिकोण बन गया है एकदम से ट्रंप का जो व्यक्तित्व है उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है तो ऐसी स्थिति में हमें अल्टरनेटिव तो निश्चित रूप से खोजना चाहिए और जो जय सिंह जी ने बताया एक वो बहुत बड़ा विकल्प है कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए जिसको हम नहीं कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स बर्डन नहीं होना चाहिए ये नहीं कि हम उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देते रहे वो तो वेस्टेज है उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि चाहे हम गरीब को 5 किलो अनाज दे रहे हैं या उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है वो तो वेस्टेज है उसका यूज नहीं हो रहा है तो उससे देश में हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते हैं तो प्रोडक्टिव कुछ होना चाहिए जिससे हम कुछ कर सकें तो हमारे जो दूसरे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज है उनको भी हमें प्रोडक्शन से जोड़ना चाहिए तब हम ज्यादा कुछ कर सकते हैं जी बिल्कुल, आप दोनों ने सही कहा कि अभी फ़िलहाल आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो हम सोच रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, उनको थोड़ा मज़बूती से बढ़ाएँ। लेकिन जैसा कोठारी जी ने भी कहा कि अब हमने ये देखना होगा कि हम जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए क्या कर सकते हैं। अपने यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज़ हैं, उनको बाहर मुल्कों में, दूसरे देशों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यहाँ की जो प्रतिभा है, उनको भेज सकते हैं, ताकि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इस टैरिफ की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार पर जो हमारे असर पड़ रहा है, डॉलर जो हमारे यहाँ होना चाहिए, तो उस पर जो असर पड़ रहा है, कम से कम उसको थोड़ा फुलफिल किया जा सके ताकि आर्थिक बहुत बड़े तौर पर एक बड़ा झटका ना हो और ऐसे उपायों की तरफ भारत देख भी रहा है, उसे देखना भी चाहिए। भारत में हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी झटके महसूस हों, लेकिन अभी के शुरुआती जो झटके हैं, ये हमारे लिए आपदा में एक अवसर का संकेत है ताकि हम ये समझ सकें कि आने वाले दिनों में हमें इन चुनौतियों से कैसे निपटना होगा और उसके लिए भारत सरकार तो काम करेगी ही, लेकिन उसके साथ ही यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो कैसे अपना इसमें योगदान दे सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ एक खास चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।